एक सुल्तान तैमूर था जिसकी एक छोटी सी रियासत थी, मगर वो बहुत नेक दिल, इंसाफ पसंद और रियाया के दुख दर्द का साथी था। खुदा ने उसे एक ही बेटा दिया था जिसका नाम शहजादा फेरोज था। वो बहुत खूबसूरत और हंसमुख था। इसकी उम्र 12 साल थी और रियाया उसे बहुत चाहती थी। शाही महल के करीब एक बाजार था जो रोजाना लगता था। छोटे बड़े ताजिर इस बाजार में अपना सामान लाते और शाम तक बेचकर घर चले जाते। कारीगर अपनी बनाई हुई चीजें लाते और मुंह मांगे दाम पाते। गर्ज इस बाजार में छोटी से छोटी और अच्छी से अच्छी चीजें बिकती थीं। सुबह से लेकर शाम तक बाजार में बड़ी रौनक और भीड़ रहती थी। कंधे से कंधा छिलता, शोर-ओ-गुल और चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। सुल्तान तैमूर का यह दस्तूर था कि वो शाम को महल से निकलता और पूरे बाजार का चक्कर लगाता और ये देखने की कोशिश करता कि किस शख्स का सामान बिकने से रह गया है। वो हर दुकानदार से पूछता कि तुम्हारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं बिक सकीं। जो चीजें नहीं बिकी थीं, ख्वाह कम हो या ज्यादा, सुल्तान उन्हें खरीद लेता और मुनासिब दाम दे देता था। एक दिन का वाकया है। गर्मी का मौसम था। सूरज डूबने वाला था कि सुल्तान अपने दस्तूर के मुताबिक महल से निकला और बाजार जा पहुंचा। देखता क्या है कि बाजार वाले अपने अपने घरों को जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वो सब खुशो खुर्रम नजर आ रहे थे क्योंकि जो चीजें वो लाए थे सब बिक चुकी थीं। सुल्तान ये मंजर देखता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था कि पीछे से वजीर खालिद और शहजादा फिरोज आते नजर आए। वो आगे बढ़ता गया। इतने में दोनों सुल्तान के करीब जा पहुंचे और अदब से खड़े हो गए। सुल्तान ने वजीर से पूछा, क्यों वजीर खालिद साहब, आप तो यकीनन पूरा बाजार देखते आ रहे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी चीजें न बिक सकी हों? वजीर ने कहा, आलीजा, खुदा आपकी रियाया परवरी को कायम रखे। एक शख्स ऐसा जरूर नजर आया है जो एक बड़ी चीज कपड़ों में छिपाए, गर्दन झुकाए, सड़क के किनारे बैठा है। सुल्तान ने कहा, तो हमें जरूर उसके पास पहुंचना चाहिए। यह कहकर सुल्तान पीछे को पलटा और इसी तरफ चल पड़ा जिधर वो शख्स बैठा हुआ था। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि वजीर ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए सुल्तान को बताया कि हुजूर वो शख्स यही है। सुल्तान करीब जाता है और पूछता है, भाई मेरे, वो कौन सी चीज है तुम्हारे पास जिसका इस जगह पर कोई खरीदार नहीं? अजनबी आदमी पहले तो बहुत घबराया, मगर फिर हिम्मत करके सुल्तान से अर्ज किया, हुजूर, मैं एक गरीब बढ़ई हूं और एक जादुई परिंदा तायर बनाकर लाया हूं। खरीदार तो क्या इस बाजार में किसी ने मुंह से बात तक नहीं की। हुजूर को खुदा सलामत रखे, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मैंने ये परिंदा 3 माह की मुसलसल मेहनत के बाद बनाया है। इस दौरान मेरे बच्चों ने कई दिन भूखे गुजारे, मगर मैं अपनी धुन में लगा रहा और लकड़ी का हवाई तायर बनाने में कामयाब हो गया। ये कहकर बढ़ई ने तायर के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। सुल्तान ने तज्जुब से लकड़ी के परिंदे को देखा और पूछा, लकड़ी का परिंदा और 3 महीने की मेहनत, ये तो बच्चों का एक खिलौना है। बढ़ई ने कहा, हुजूर, ये बच्चों का खिलौना नहीं है बल्कि बड़ों का खिलौना है। इस पर सवार होकर आसमान की सैर की जा सकती है और दूर दराज इलाकों का सफर भी किया जा सकता है। सुल्तान ने कहा, हाँ, अगर ऐसा है तो तुम यकीनन तारीफ और इनाम के मुस्तहक हो, मगर तजुर्बा शर्त है। पहले हम इसे देखेंगे। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो। अब शाम हो गई है। आज रात मेरे यहां गुजारो। कल सुबह तुम्हारे तायर का कमाल भी देखा जाएगा। बढ़ई ने कहा, हुजूर, मेरा ये हुनर देखने के लिए दिन रात का इंतजार जरूरी नहीं है। अभी आप सामने के मैदान में चलकर मेरे तायर की पीठ पर बैठें। ये आपको लेकर फजा में बुलंद हो जाएगा। सुल्तान ने कहा, अच्छा, तायर को मैदान में ले चलो और तमाशा दिखलाओ। सुल्तान का यह हुक्म सुनकर बढ़ई ने तायर को उठा लिया और मैदान की तरफ रवाना हो गया। मैदान में पहुंचकर बढ़ई ने तायर को जमीन पर रख दिया और सुल्तान से कहा, हुजूर, आप खुद इस पर सवार हो जाएं। ये देखिए, तायर की गर्दन में लोहे के 2 हैंडल बने हैं। दाएं हैंडल को सीधा घुमाएंगे तो तायर ऊपर को बुलंद होकर एक तरफ रवाना हो जाएगा। तायर को मोड़ने के लिए पीछे ये 2 दुम बनी हुई हैं। दाईं दुम को खींचेंगे तो दाईं तरफ को मुड़ जाएगा और बाईं दुम को खींचने से तायर बाएं तरफ को मुड़ जाएगा। नीचे उतारने के लिए ये गर्दन वाला बायां हैंडल उल्टा घुमाएं।
पक्षी धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतर पड़ेगा और उन चारों पैरों में लगे पहियों पर थोड़ी दूर दौड़कर ठहर जाएगा। ये तमाम तदबीरें सुनकर भी सुल्तान की हिम्मत न पड़ी। शहजादा फिरोज ने बढ़ई की बातों को गौर से सुन लिया था। उसने सुल्तान से अर्ज किया, अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस जादू के पक्षी पर सवार होकर इसकी आजमाइश करूं। सुल्तान ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम इस पर सवार ना हो। यह आसमान में उड़ेगा जो खतरे से खाली नहीं। शहजादा फिरोज जिद करता गया और पक्षी की तरफ बढ़ता गया। करीब जाकर इसकी पीठ पर बैठ गया और फौरन दाइन हैंडल को घुमा दिया। अब क्या था, पक्षी के पेट से एक आवाज निकली और वो हवा में बुलंद होकर उड़ने लगा। उधर सुल्तान के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बहुत घबराया, जैसे बदन में खून ही न रहा हो। पक्षी ये जा वो जा, चंद लम्हों में नजरों से गायब हो गया। शहजादे ने ये क्या हरकत की, मुझे इससे ये उम्मीद न थी, और फिर इस बढ़ई ने ऐसी चीजें ही क्यों बनाई जिनकी वजह से ये हाल हुआ। सुल्तान गुस्से में बोलता रहा और बढ़ई को जेल में बंद करने का हुक्म दे दिया। सुल्तान और वजीर महल की तरफ जाने ही वाले थे कि ऊपर आसमान में करीब ही कोई चीज उतरती नजर आई। सुल्तान ने खुशी से कहा, हाँ, ये लो, मेरा शहजादा आ रहा है। और वो खुशी से उछल पड़ा। पक्षी बिल्कुल करीब आ गया था। चंद लम्हों में मैदान में उतर पड़ा और थोड़ी दूर दौड़कर ठहर गया। शहजादा फिरोज फौरन पक्षी से नीचे उतरा और दौड़कर अपने बाप के कदमों पर गिर पड़ा। सुल्तान ने बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया। सुल्तान की आंखों में मोहब्बत के आंसू झलकने लगे। उसने कहा, बेटा, तुम इस खतरनाक पक्षी पर क्यों सवार होकर मेरी नजरों से गायब हो गए थे और अपने बूढ़े बाप को क्यों बेचैन कर गए? बेटे ने कहा, अब्बा जान, मैं समझा कि आप न खुद इस पर सवार होंगे और न मुझे सवार होने देंगे। इस तरह एक गरीब रियाया के हुनर का इजहार न होगा और किसी दूसरे को इस तरह के कामों की आजमाइश का हुक्म देना जानबूझकर खतरे में डालना होता, जो आपकी इंसाफ पसंदी से दूर की बात थी। लिहाजा मैंने ये मुनासिब समझा कि अब्बा जान इस पर सवार ना हो, बल्कि मैं खुद सवार होकर इसका कमाल देखूं, क्योंकि एक गरीब आदमी बादशाह के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता। यकीनन इसका पक्षी उड़ने वाला होगा। चुनांचे मैंने पक्षी पर बैठते ही इसका दायां हैंडल घुमाया था कि पक्षी ऊपर को बुलंद हो गया। ये इसी तरह उड़ता है जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ रहा हो, और ठीक इसी तरह उतरता है जैसा कि बढ़ई ने बताया था। ये पक्षी हमारे बहुत काम का है। अब्बा जान, बढ़ई कहाँ है? सुल्तान ने कहा, मैंने इसको गुस्से में आकर जेल भेज दिया है। शहजादे ने कहा, नहीं अब्बा जान, आप फौरन इसको जेल से बुलवाकर इनाम व इकराम दें, ताकि गरीब को अपनी मेहनत का शानदार फल मिले। इसके बच्चे घर पर इसका इंतजार करते होंगे, इसीलिए तो इसने इस वक्त पक्षी का कमाल देखने को कहा था। मालूम होता है कि बेचारे के घर में खाने को कुछ नहीं है। सुल्तान ने बढ़ई को जेल से बुलवाया और बहुत सी अशरफियां इनाम में दी। इसके अलावा दौलत आबाद नाम का एक गांव बतौर जागीर लिख दिया। गरीब बढ़ई बहुत खुश हुआ और सुल्तान व शहजादे को दुआएं देता हुआ घर चला गया। हवाई पक्षी की शोहरत सुनकर रोज लोग सुल्तान के दरबार में इकट्ठे हो जाते और शहजादा फिरोज उन्हें अपने पक्षी का कमाल शाम को मैदान में दिखाता। इस तरह शहजादे को कई महीने गुजर गए, यहां तक कि बारिश का मौसम खत्म और सर्दी का मौसम शुरू हो गया। एक दिन शहजादे ने सोचा कि क्यों ना किसी दूर दराज मुल्क की सैर की जाए, अपना हवाई पक्षी साथ देगा। ये सोचकर इसने जेब में कुछ अशरफियां रखी और रात को सो गया। बहुत सवेरे उठा और एक खत लिखकर अपने तकिए के नीचे रख दिया। हाथ मुंह धोया, कुछ नाश्ता किया और बाहर टहलने निकल गया। 2-4 घंटे के बाद वापस आया तो देखा कि सुल्तान दरबार जा चुके हैं। बाहर आकर पक्षी को लिया और मैदान की तरफ चला गया। इधर उधर नजर दौड़ाई, दूर कुछ देहाती नजर आए। इसने खुदा का नाम लिया और पक्षी पर सवार हो गया। हैंडल को हरकत दी और पक्षी फजा में बुलंद हो गया। अब शहजादे ने पक्षी को मोड़कर मशरिक की सिमत उड़ा दिया। पक्षी हवा से बातें कर रहा था। नीचे नदी, नाले, खेत, मकान, जंगल, बाग एक अच्छा मंजर पेश कर रहे थे। थोड़ी देर में पक्षी इसके मुल्क की सरहद से पार हो गया। दूसरा मुल्क नजर आया। शहजादे ने सोचा, मैं इस मुल्क में नहीं उतरूंगा। शायद इस मुल्क का बादशाह मेरे बाप का दुश्मन हो। और पक्षी बढ़ता गया और कई मुल्क गुजरते गए।
शाम के करीब पक्षी एक ऐसे मुल्क पर उड़ने लगा जहां चारों तरफ फूलों के मैदान नजर आते थे। गोया सारा मुल्क एक चमन था। ये मुल्क सल्तनत गुलाबिस्तान था। शहजादे को बहुत पसंद आया। इसने पक्षी को करीब के शहर के पास उतारा और एक घनी झाड़ी में इसे छुपाकर आबादी की तरफ रवाना हो गया। करीब पहुंचा तो एक बूढ़िया का मकान नजर आया। मकान क्या था, घास फूस की एक झोंपड़ी थी। बूढ़िया बाहर बैठी चरखा चला रही थी। शहजादे ने पास जाकर इसे सलाम किया। बूढ़िया ने कहा, खुश रहो बेटा, जीते रहो। कहो कहां से आए हो? तुम तो इस मुल्क के रहने वाले नहीं लगते, तुम्हारा लिबास बताता है। शहजादे ने कहा, जी बूढ़िया मां, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं, रात गुजारना चाहता हूं। बूढ़िया ने कहा, शौक से बेटा, मेरी झोंपड़ी में रात गुजारो या जब तक इस शहर में रहो, मेरी झोंपड़ी तुम्हारे कयाम के लिए हाजिर है। शहजादा सोने के लिए चारपाई पर लेट गया और बूढ़िया से इस तरह बातचीत शुरू हुई। बूढ़िया ने कहा, क्या तुम सो रहे हो बेटा? इसने कहा, नहीं माँ जी, जाग रहा हूं, चलते चलते थक गया हूं, अब नींद आने वाली है। क्या आप कुछ बातचीत करना चाहती हैं? शौक से बात करें। बूढ़िया ने कहा, नहीं मालूम क्या वजह है, मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी बढ़ती जा रही है। खुदा ने मुझको भी एक बेटा दिया था मगर जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये झोंपड़ी मेरी जगह है और एक बिल्ली मेरी साथी है। राह चलते मुसाफिरों को पानी पिलाती हूं और उनके सहारे ही जीती हूं। इस मुल्क का बादशाह इसी शहर में रहता है। इसकी सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम शहजादी माहनूर है। वो बहुत नाजुक और खूबसूरत है। रोजाना फूलों के एक हार से इसे तौला जाता है और फिर वो हार इस लड़की को पहना दिया जाता है। ये इस मुल्क की बहुत मशहूर चीज है। शहजादे की हैरत की इंतहा न थी। इसने कहा, शहजादी माहनूर और फूलों का हार, एक बड़े तज्जुब की बात है। बूढ़िया ने कहा, खुदा ने शहजादी माहनूर को बहुत खूबसूरत, हल्की फुल्की और नाजुक बनाया है। महल के इर्द गिर्द हथियार बंद सिपाहियों का पहरा रहता है और महल के अंदर बांदियाओं और लौंडियाओं निगरानी और खिदमत के लिए मौजूद रहती हैं। महल बहुत लंबा चौड़ा और शानदार है। बड़े फाटक पर 1 घंटा लटक रहा है। हर 2 घंटे के बाद सिपाहियों की ड्यूटी बदलती रहती है। ये सब इंतजाम इसलिए है कि उनकी शहजादी पर किसी मर्द का साया न पड़े। शहजादे की आंखों में नींद भरी थी। बूढ़िया ये कहकर खामोश हो गई और शहजादा भी सो गया। उधर सुल्तान जब दरबार से लौटा तो शहजादा फिरोज महल में मौजूद नहीं था। इसने मल्लिका से पूछा, शहजादा कहाँ है? आज मैंने सुबह से इसे नहीं देखा। मल्लिका ने कहा, मैं खुद परेशान हूं कि हमारा शहजादा कहाँ चला गया। सुबह नाश्ता करके बाहर टहलने गया था मगर जल्दी वापस आ गया। दोबारा निकला तो अब तक वापस नहीं हुआ। सुल्तान ये सुनकर बहुत घबराया। महल से बाहर आकर इसने सिपाहियों को शहजादे का पता लगाने का हुक्म दिया और फिर महल वापस चला गया। शहजादे के कमरे में जाकर इसके बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। सब चीजें मौजूद थीं मगर शहजादा गायब था। ये मंजर देखकर सुल्तान का दिल भर आया। आंखों में आंसू भर गए। इसने तकिए को उठाकर सीने से लगा लिया। आंसुओं के कतरे खामोशी से गिरने लगे। अचानक नजर कागज के एक टुकड़े पर पड़ी जो तकिए के पास मौजूद था। उठाकर देखा तो बेटे की तहरीर थी। लिखा था, मेरे मेहरबान अब्बा जान, सलाम वादाब। मैं आपकी मेहरबानियों पर भरोसा करते हुए कि आप नाराज नहीं होंगे, आज सैर व तफरीह के लिए अपने हवाई पक्षी पर सवार होकर मशरिक की तरफ जा रहा हूं। जल्द वापस आ जाऊंगा। अम्मा जान को आप समझा देंगे वरना वो बहुत परेशान होंगी। आपका बेटा फिरोज। सुल्तान ने खत पढ़ा। मायूस दिल को फिर कुछ उम्मीद हुई। इसने मलिका को बुलाया। मलिका आई। सुल्तान ने खत सुनाया। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब इसका क्या इलाज? न पता न ठिकाना। मशरिक की तरफ रवाना हुआ, नहीं मालूम कहां गया और कब तक वापस आएगा। इस लड़के ने तो परेशान कर डाला। अब लाड प्यार खत्म। जब आएगा तो सजा जरूर दूंगा। ये क्या हरकत है कि जहां दिल चाहा चले गए, जो जी में आया कर गुजरे। ये नहीं सोचा कि मां बाप पर क्या गुजरेगी। सुल्तान महल से निकला, दरबार में आया और अपने कामों में मसरूफ हो गया। शहजादी माहनूर की तलाश सुबह हुई। उधर शहजादा फिरोज बेदार हुआ। इसके दिमाग में रात वाली बात गूंज रही थी। शहजादी माहनूर,
फूलों की नाजुक और हल्की। इसका किसी काम में दिल नहीं लगा। दिन गुजारना पहाड़ हो गया। इसे ये धुन सवार हो गई कि शहजादी को किस तरह देखें। शाम के वक्त इसने शाही महल का चक्कर लगाया और मालूम कर लिया कि शहजादी का महल कौन सा है। वो रात के अंधेरे का मुंतजिर था ताकि वो अपना मंसूबा पूरा कर सके। आखिर वो बूढ़िया की झोपड़ी में वापस आ गया। आधी रात को झोपड़ी से बाहर निकला, पक्षी को झाड़ी से निकाला और फौरन सवार हो गया। वो चला और सीधा महल की तरफ रवाना हो गया। महल के चारों तरफ सिपाही रोशनी लिए पहरा दे रहे थे। महल के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। शहजादे ने महल की सबसे ऊंची छत पर अपना पक्षी उतारा। पक्षी से उतरकर आगे बढ़ना चाहा मगर हिम्मत न हुई। रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ देखा, दर व दीवार से खामोशी बरस रही थी। एक तरफ कुछ रोशनी नजर आई। जरा आगे बढ़ा तो हौसला मिला। इसने चोरों की तरह शहजादी को तलाश करना शुरू कर दिया। आखिर इसे कामयाबी मिली। इसने एक वसीया और सजे हुए कमरे में शहजादी माहनूर को सोते हुए पाया, जिसके चारों तरफ लौंडियाओं नींद के खर्राटे ले रही थीं। शहजादा आगे बढ़ा और डरते डरते इसने शहजादी के चेहरे से चादर हटा दी। चांद जैसा चेहरा चमकने लगा। शहजादा कांपने लगा। इसने सोचा, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। चोर का दिल ज्यादा देर तक न ठहर सका। वो फौरन वापस हुआ, पक्षी को एड़ लगाई और बूढ़िया की झोंपड़ी में जा पहुंचा। तलाश और ताकुब सुबह हुई। मालन फूलों के हार लेकर आई और शहजादी को एक हार के बराबर तौलना चाहा, मगर ऐसा न हुआ, बल्कि शहजादी का पलड़ा जमीन नहीं छोड़ रहा था। ये क्या हुआ? गजब हो गया। क्या किसी मर्द का साया तो नहीं पड़ गया? सारे महल में ये खबर बिजली की तरह दौड़ गई। जिसके जितने मुंह थे उतनी ही बातें बनी। शहजादी माहनूर उदास नजर आने लगी। वो हैरान थी। खुदाया, ये क्या मामला है? कल क्या था और आज क्या हो गया? आहिस्ता आहिस्ता ये खबर सुल्तान के कानों तक भी पहुंच गई। सुल्तान बहुत गुस्से में आया। इसने कोतवाल को बुलाकर मुनासिब इंतजाम करने और चोर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। कोतवाल ने महल सरा की दरोगा कनीज को बुलाकर हिफाजती तदबीरें बताईं और रात को होशियार रहने को कहा। रोज की तरह आज भी सूरज मगरिब में डूब गया। इसके गुरूब होने में कभी कोई फर्क नहीं आया, मगर यहां शहर में अजीब गड़बड़ थी। अंधेरी रात ने अपनी सियाह चादर जमीन पर फैला दी। महल की दरोगा कनीज ने शहजादी के पलंग के चारों तरफ कई गड्ढे खुदवाए, उनमें घेरू रंग घोलकर भर दिया और ऊपर सफेद फर्श बिछा दिया। लौंडियों को जागने की ताकीद की गई। उन सब ने अपनी एक एक उंगली चीर कर इसमें पिसी हुई मिर्चें भर लीं ताकि इसकी जलन से रात को नींद न आए और चोर पकड़ने में आसानी हो। शहजादा फिरोज आधी रात को बूढ़िया को सोता हुआ छोड़कर झोंपड़ी से बाहर निकला। पक्षी को लिया और सवार होकर सीधा महल जा पहुंचा। छुपके से पक्षी से उतरकर दबे पांव आगे बढ़ा। दिन भर की थकी हुई लौंडियां, अगरचे कई ने उंगलियों में मिर्चें भरी थीं, मगर नींद ने उन्हें ऐसा थपक कर सुलाया था गोया जिंदगी से ना आशना थीं। शहजादी माहनूर की आंखों में नींद कहां? इसे तो फिक्र ने घेर रखा था। नींद तो कोसों दूर थी। इसने चादर से मुंह छुपाया हुआ था कि किसी के आने की आहट महसूस हुई। चादर की ओट से देखा तो एक खूबसूरत जवान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ रहा था। शहजादी कनखियों से यह तमाशा देख रही थी कि अजनबी बिल्कुल पलंग के करीब पहुंच गया। अब इसने दूसरा कदम रखा था कि वो धड़ाम से रंग वाले गड्ढे में जा गिरा। शहजादी ने लपक कर इसका हाथ पकड़ा और इसे बाहर निकाला। पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? शहजादे ने कहा, मैं एक अजनबी शहजादा हूं। आपकी शोहरत मुझे यहां खींच लाई है। शहजादी ने पूछा, क्या आप इस जगह इससे पहले भी आ चुके हैं? शहजादे ने जवाब दिया, हां, मैं जरूर एक मर्तबा आ चुका हूं और अब तो शायद आने का मौका न मिले। शहजादी ने कहा, लीजिए, पाशूश फरमाइए और फौरन तशरीफ ले जाइए, वरना आपकी गिरफ्तारी का मुझे डर है। नहीं मालूम मेरे दिल में क्यों आपकी हमदर्दी बढ़ती जा रही है। कपड़े धोबी से धुलवा लीजिएगा, वरना मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, रुखसत की इजाजत और सलाम कबूल फरमाइए। ये कहकर शहजादा पक्षी के पास आया और सवार होकर बूढ़िया की झोंपड़ी में जा पहुंचा और कुछ खा पीकर सो गया। सुबह हुई।
महल की दरोगा मुआयना के लिए शहजादी के कमरे में आई तो फर्श को रंगीन पाया। वो मामला समझ गई। इसने शहजादी से पूछा, क्यों बेटी, रात को कोई महल में आया था? शहजादी ने कहा, आया होगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बस जाल बिछाकर दूर हो गई। सारी रात जागो मैं और तुम आराम की नींद के मजे लो। दरोगा ने शहजादी के बदले हुए तेवर देखकर वहां से छुपके से खिसक गई और कोतवाल को वाकया की खबर दी। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को फौरन ये कहकर शहर में ऐलान करा दिया कि जिस शख्स के कपड़ों पर घेरू रंग लगा हो, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। दिन भर की भाग दौड़ के बाद सिपाही नाकाम वापस लौटे, मगर कोतवाल ने उन्हें इसी ड्यूटी पर कई दिन तक लगाए रखा। शहजादा फिरोज ने सुबह बेदार होकर कपड़े बदले और उन रंगीन कपड़ों को एक पोटली में लपेटकर धोबी के घर दे आया। इसने धोबी को ताकीद की कि धोकर अगले दिन दे दें। वापसी में इसने सिपाहियों को शहर की गलियों में घूमते हुए पाया, लेकिन वो समझ ना सका कि क्या बात है। फिर भी इसने रात को एक ख्याल से पक्षी को ले जाकर महल के करीब एक बरगद के दरख्त पर छुपा दिया। दूसरे दिन सिपाही मुल्जिम की तलाश में धोबी के घर जा पहुंचे। देखा तो धोबी के दरवाजे पर नाच हो रहा था और धोबी भी ऐसे कपड़े पहनकर नाच रहा था जिस पर घेरू रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़े थे। अब क्या था? सिपाहियों ने फौरन आओ देखा न ताओ धोबी को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। वो बेचारा शोर मचाने लगा, जालिमों, मुझे क्यों मारते हो और मेरे नाच रंग में क्यों खलल डालते हो? सिपाहियों ने पूछा, तुम्हारे कपड़ों पर ये घेरू के धब्बे कहां से आए? धोबी ने कहा, मेहरबानो, जान बख्शो, आप बादशाह हैं और मैं रियाया। एक आदमी ये कपड़े धोने के लिए दे गया था। कपड़ा कीमती देखकर मैंने पहन लिया और नाच रहा हूं। वो देखिए, कपड़ों का असल मालिक सामने आ रहा है। इतने में शहजादा फिरोज करीब आ गया था। वादे के मुताबिक वो धोबी के यहां कपड़े लेने आ रहा था। सिपाहियों ने दौड़कर इसे गिरफ्तार कर लिया और पूछा, क्या ये कपड़े तुम्हारे हैं जो धोबी के बदन पर हैं? शहजादे ने इकरार कर लिया। सिपाहियों ने झट इसकी कमर में एक लंबी रस्सी बांधी और महल की तरफ ले चले। शहजादे ने मामला की हकीकत को जान लिया और दिल ही दिल में बातें करने लगा। मैंने खुदा की नाफरमानी की, माँ बाप का हुक्म न माना, आखिर इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। अब भला रहाई कैसे हो? वो कुछ सोचकर मुस्कुराया। इतने में सिपाही उस बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गए जिस पर हवाई पक्षी रखा हुआ था। शहजादे ने सिपाहियों से कहा, दोस्तों, अब तो मुझे फांसी हो ही जाएगी और आज या कल ये सर तन से जुदा हो जाएगा और रूह मेरे जिस्म से परवाज कर जाएगी। मैं बहुत भूखा हूं, सिर्फ इतनी सी इजाजत दे दो कि इस दरख्त पर चढ़कर पेट भरकर बरगद के फल खा लूं। खुदा तुम्हारा भला करे। सिपाहियों को इस पर रहम आ गया। उन्होंने इजाजत दे दी, मगर एक सिपाही जिसकी एक आंख कानी थी, इसने सख्त मना किया। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ता है? इसे भी राजी होना पड़ा, मगर इसने कहा, मैं रस्सी को ढीली करके पकड़े रखूंगा, वरना ये कहीं कूद कर भाग जाएगा। सिपाहियों ने रस्सी ढीली की और शहजादा दरख्त पर चढ़ गया और बरगद के फल तोड़कर खाने लगा। दरख्त के नीचे सिपाही बैठकर बातें करने लगे। शहजादे ने मौके को गनीमत जाना और फौरन पक्षी पर सवार होकर हैंडल घुमा दिया। रस्सी सुर सुर करती हुई सिपाही के हाथ से निकल गई और ऊपर नजर उठाकर देखा तो शहजादा मुल्जिम किसी चीज पर बैठा हुआ हवा में उड़ रहा था। तमाम सिपाही हैरान रह गए, कहने लगे, अरे ये तो कोई जिन था। एक ने कहा, अच्छा हुआ दूर हुआ। दूसरे ने कहा, नहीं मालूम आने वाला क्या आफत लाएगा। तीसरे ने कहा, जान बची सो लाखों पाए, चलो किसी तरफ चलें। गोया कोई मुल्जिम मिला ही नहीं था। सब एक तरफ चल दिए और शहजादे ने बूढ़िया की झोंपड़ी में पहुंचकर पनाह ली। शहजादी की शादी का ऐलान सुल्तान रोज इंतजार करता कि आज जरूर मुल्जिम पकड़ा जाएगा, मगर बेफायदा। इसे वो दिन देखना नसीब नहीं हुआ। इसने सोचा कि लड़की बड़ी हो गई है, खैर से कहीं इसका रिश्ता मिल जाए तो कर दूं। इसने वजीर को बुलाकर मशवरा किया। वजीर ने भी सुल्तान की राय से इत्तेफाक किया। सुल्तान ने कहा, आइंदा महीने में शहजादी माहनूर के स्वयंवर खुद शादी मुंतखब करना का इंतजाम कर दो। इतराफ दूर के बादशाहों के नाम शहजादों की शिरकत के दावतनामे जारी कर दो। दूसरे दिन वजीर ने दावतनामे रवाना कर दिए।
सारे शहर में इस बात का चर्चा होने लगा। गरीब बहुत खुश थे, फकीर और मिस्कीन मगन थे कि हमारी किस्मत का सितारा चमका, शहजादी की शादी होगी और हम लोगों का दामन इनाम व इकराम से भर जाएगा। फिर क्या है, हर रात शबे बारात होगी और हर रोज ईद। शहजादा फिरोज ने जब ये खबर सुनी तो गौर व फिक्र में डूब गया। अपने दिल से यूं बातें करने लगा, अब मुझे जरूर अपने वतन लौट जाना चाहिए और अपने बिछड़े हुए माँ बाप से मिलना चाहिए। वो इंतजार की घड़ियां गिनते होंगे और मुझे यहां आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है। अगर वो लोग इजाजत देंगे तो फिर इस मुल्क में आऊंगा। ये सोचकर इसने शाही कपड़े पहने और 100 अशर्फियां निकालकर बूढ़िया के कदमों पर रख दी और बोला, अम्मा जान, ये बेटे की तरफ से नजराना है, कबूल करें और मुझे घर जाने की इजाजत दें। बूढ़िया की आंखों में आंसू भर आए। इसने कहा, बेटा, तूने मेरी झोंपड़ी को अपना घर समझा। जब जी में आया आए और जब जी चाहा टहलते निकल गए। अब तुम शौक से जा सकते हो। माँ बाप तुम्हारी राह तकते होंगे, मगर मुझे तुम्हारी जुदाई का गम है बेटा। बूढ़िया को भूल ना जाना, जल्दी अपने दर्शन देना। भला बेटा कब रवाना हो रहे हो? शहजादे ने कहा, अम्मा जान, आज रात को 4 बजे, ताकि नाश्ता के वक्त घर पहुंच जाऊं। इतनी दूर का सफर और इतनी जल्दी तुम कैसे पहुंचोगे? बूढ़िया ने पूछा। शहजादे ने कहा, आज तुमको ये बात भी बता दूंगा। अम्मा, वो तुम्हारी लकड़ियों के ढेर में एक मोटी लकड़ी का कुंदा रखा हुआ है। इसका कमाल देखना, वो मेरा हवाई पक्षी है जिसको मैंने आज तक तुमसे छुपाए रखा था।